अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम हफमैन कोडिंग को डिस्कस करेंगे। अब हफमैन कोडिंग में क्या होता है कि हम अपना डाटा जो है उसको कंप्रेस करते हैं यूजिंग हफमैन एल्गोरिदम। अब ये डाटा को कंप्रेस कितना करता है? 20% से 90% तक जो है ना ये डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं। अब ये डाटा को किस बेस के ऊपर जो है ना वो कंप्रेस करता है, ये उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है ना वो कंप्रेस करता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है? मसलन सपोज़ कर लें, अगर हमारे पास जो है ना वो कोई एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो है ना वो A आ रहा है 45 टाइम्स आ रहा है और B हमारे पास जो है वो सिर्फ़ आ रहा है 20 टाइम्स। अब A की जो अक्रेंस है वो हमारे पास ज़्यादा है बनिस्बत B की। तो हम क्या करेंगे कि जब हमने A को स्टोर करवाना होगा ना, तो A को स्टोर करवाते हुए इसे लेस बिट्स जो है ना वो असाइन करेंगे हम। यानी इसको छोटी बिट्स वाला जो नंबर है हम वो असाइन करें। हो सकता है हम इसको 1 बिट वाला नंबर असाइन करें या फिर 2 बिट वाला मैक्सिमम नंबर असाइन करें और जो 20 है इसको हम लार्जर बिट्स वाला जो नंबर है वो असाइन करें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जब हम इनका ऑन एवरेज देखेंगे कि ना, ऑन एवरेज जो है वो हमारा कितने बिट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे सपोज़ कर लें, अगर हमारे दोनों के लिए फ़िक्स साइज़ के हमने 3-3 बिट यूज़ करने थे, तो ऑन एवरेज हो सकता है वो हमारा 2.2 2.2 या फिर 2.3 जो है वो हमारा जो है वो यूज़ हो जाए। तो ये इस तरह जो है ना हर एक डिजिट या फिर हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर उनको बिट्स जो है वो असाइन करता है। अब अगर हम फिक्स लेंथ कोड यूज़ करें अपने किसी भी लेटर को स्टोर करने के लिए, तो जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे उसका हम लॉग ले लें, उस लॉग ऑफ n बेस 2, तो उतनी बिट्स से हमें जो है ना उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब सपोज़ करें, अगर हम जो है ना वो फिक्स लेंथ कोड ही हमेशा यूज़ करते हैं। अब फिक्स लेंथ कोड के अंदर सपोज़ कर लें, अगर हमारे पास 2 करैक्टर्स हैं, तो 2 करैक्टर्स का अगर हम लें ना log ऑफ 2 बेस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो इनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी? 1 बिट्स यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास जो है वो कितने करैक्टर हैं? 4 करैक्टर्स हैं। 4 करैक्टर्स के लिए हमें 2 बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। 8 करैक्टर्स के लिए हमें 3 बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। इवन अगर हमारे पास 5 करैक्टर्स हैं तब भी हमें 3 बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास कोड्स की लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। तो हम हमेशा log ऑफ n से जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं कि अगर फिक्स लेंथ कोड्स को हम यूज़ करें, तो कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स के लिए हमें कितनी बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अब हफमैन कोड को यूज़ करते हुए हम कैसे ये जो बिट्स की यूटिलाइज़ेशन है इसको कम कर सकते हैं, ये हम जो है ना वो देखेंगे। और हफमैन कोड जो है वो फिक्स लेंथ कोड यूज़ नहीं करता, वो वेरिएबल लेंथ कोड यूज़ करता है। यानी हर एक करैक्टर को हम जो है ना वो डिफरेंट साइज़ की जो बिट्स हैं वो असाइन करेंगे। हो सकता है कि अगर हमारे पास 8 करैक्टर्स हैं, उनमें से हम 3 को जो है वो 1 बिट वाला जो लेंथ है हम असाइन कर दें। 3 करैक्टर्स को हम जो है ना वो 2 बिट्स वाला जो है असाइन कर दें और 2 बिट्स को जो है वो हम 3 बिट्स असाइन करवा दें। तो यूँ ऑन एवरेज हमारी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कम यूज़ होंगी। तो इससे हम अपना जो डाटा है उसको काफ़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 20 से 90% होती है हमारे पास। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। सपोज़ कर लें ये हमारे पास करैक्टर्स हैं, 6 करैक्टर्स हैं ये हमारे पास और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? हो सकता है कोई हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया हो, उस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास जो ए है वो 45 टाइम्स आ रहा था, बी जो है वो 13 टाइम्स आ रहा था, सी जो है वो हमारा 12 टाइम्स आ रहा था। इसी तरह डी 16, ई 9 और एफ जो है वो 5 टाइम्स आ रहा था। तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर वो आपको डाटा इस तरह से नहीं भी प्रोवाइड करते कि टेबल के अंदर करैक्टर्स और फ्रीक्वेंसी, और आपको वो कोई पैराग्राफ या फिर कोई एक लाइन दे देते हैं और वो बोलते हैं कि इसको हफमैन कोडिंग से जो है वो इसके ऊपर हफमैन कोडिंग जो है वो आप जो है वो परफॉर्म करें। तो आपने क्या करना है उसमें से हर एक करैक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड कर लेनी है और वो फाइंड करने के बाद उसको जो है ना वो आपने लिख लेना है। अब जब आप उसको लिख लो देन आपने क्या करना है कि आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर लेना है। यानी सबसे पहले आ जाएगा F5, E9, C12, B13, D16 और A45। अब जब आप इसको यूँ सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लोगे, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर लिखने के बाद जो सबसे 2 छोटे हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज़ वाले फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को हम सम करेंगे
और उनकी फ्रीक्वेंसी को हम सम करके उनका रूट बना देंगे। अब एफ और ई की फ्रीक्वेंसी को जब हम सम करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 14, और 14 को मैं दोबारा से इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो मैं ऐड कर दूंगा। अब जब मैं 14 को दोबारा से इस लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा तो जो उसकी प्रॉपर जगह बनती है मैं उसको वहां पे ऐड करूंगा। तो 14 हमारा जो है वो 13 के बाद आएगा। तो मैंने 14 को जो है वो यहाँ पे ऐड किया, और जो 5 था वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और जो ई है वो उसका जो है वो राइट चाइल्ड बन गया। अब जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड होगा उसको हम जो है वो 0 बिट इनिशियलाइज करवाएंगे, और जो हमारे पास राइट चाइल्ड होगा उसको हम 1 इनिशियलाइज करवाएंगे। अब उसके बाद अगेन हम जो नेक्स्ट दो हमारे पास स्मॉल चाइल्ड्स होंगे या दो स्मॉल नोड्स होंगे उनको हम सम करेंगे, और सम करके अगेन लिस्ट के अंदर यूं ऐड करवा देंगे। अब जब हम 12 और 13 को सम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 25। 25 जो है हमारा वो आएगा इस लिस्ट के अंदर, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डी और ए के दरमियान में। तो हम यहाँ पे 25 को ऐड करवाएंगे, और सी को उसका लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, और बी को उसका राइट चाइल्ड बना देंगे। और लेफ्ट चाइल्ड को हम क्या इनिशियलाइज करवाते हैं 0, और राइट चाइल्ड को हम क्या इनिशियलाइज करवाते हैं 1। अब जो नेक्स्ट दो हमारे पास स्मॉलेस्ट नोड्स हैं वो कौन सा है, 14 और 16। अब 14 और 16 को हम ऐड करेंगे, 14 और 16 को ऐड करने से हमारे पास आता है 30। 30 हमारा आएगा 25 और 45 के दरमियान में। तो 25 और 45 के दरमियान में हमारे पास आ गया 30। 40 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और जो हमारे पास D16 है वो उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। अब जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड होगा उसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, और राइट चाइल्ड को इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दो स्मॉलेस्ट नोड्स हैं वो है 25 और 30। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने से आता है हमारे पास 55, और 55 हमारा इस लिस्ट के अंदर कहाँ पे आएगा, 45 के बाद आएगा। तो हमारे पास लिस्ट में पहले 45 आ गया, देन उसके बाद 55 आ गया। और इसमें हमारा जो 25 है वो किस साइड पे ऐड हुआ है, वो लेफ्ट साइड पे ऐड हुआ है, तो इसको हम किससे इनिशियलाइज करवा देंगे 0 से। और जो 30 है वो किस साइड पे ऐड हुआ है, वो राइट साइड पे ऐड हुआ है, तो उसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे 1 के साथ। अब हमारे पास सिर्फ दो ये रह गए हैं, यही दोनों हमारे पास स्मॉलेस्ट नोड्स हैं। इन दोनों को आपस में हम प्लस करवाएंगे, 45 और 55 ऐड अप होके हमारे पास क्या बन जाएगा, 100। अब जब ये हमारे पास 100 बन गया तो जो 45 है वो इसकी लेफ्ट साइड पे आया तो उसको क्या इनिशियलाइज हो गया 0, और जो 55 है वो इसकी राइट साइड पे आया तो उसको क्या इनिशियलाइज हो गया 1। अब अगर आप यहाँ पे ही देखो तो हमारे पास जो ए है, ए को एक्सेस करने के लिए हमने कितनी बिट का कोड इनिशियलाइज किया हुआ है, सिर्फ एक बिट का कोड उसको इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद अगर हम सपोज कर लें, अगर हमने यहाँ पे देखना हो सी को ही देखना हो, सी को कितनी बिट का हमने कोड इनिशियलाइज किया हुआ है, 1 2 3, यानी 1 0 0। तो उसको हमने कितनी बिट का कोड इनिशियलाइज करवाया, 3 का। बी को हमने कितनी बिट का कोड इनिशियलाइज करवाया, 1 0 1, 1013 बिट का कोड उसको इनिशियलाइज करवाया। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हमने डी को कितनी बिट का कोड इनिशियलाइज करवाया, 1 1 1 1 1 1। तो ये भी 3 बिट का है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हमने एफ और ई, इन दोनों को हमने जो है ना वो 4 4 बिट का कोड जो है वो इनिशियलाइज करवाया, 1 1 0 1 4 4 का। अब अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे, 6 कैरेक्टर्स थे। और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर 6 हैं तो हम उसका log कैसे फाइंड करेंगे, log ऑफ 6 बेस 2, और यहाँ पे साथ में सीलिंग फंक्शन भी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3। अब अगर हम फिक्स लेंथ का कोड यूज करते हैं तो हर एक नंबर के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए हमें 3 बिट का कोड असाइन करवाना पड़ना, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने हर एक को वेरिएबल नंबर ऑफ जो है ना वो लेंथ का कोड जो है वो असाइन करवाया। अब इससे फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं। ए के लिए हमारे पास कोड क्या आ रहा है, 0, बी के लिए आ रहा है 1 0 1, सी के लिए आ रहा है 1 0 0, डी के लिए आ रहा है 1 1 1, ई के लिए आ रहा है 1 1 0 0, और एफ के लिए आ रहा है 1 1 0 1। अब इससे फायदा क्या है वो देख लेते हैं। अब हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी सारे करेक्टर्स की वो थी 100,
और अगर आप ऊपर देखो तो ट्री के अंदर हमारे पास जो रूट भी बन के आया वो क्या बन के आया, 100 बन के आया। और अगर ये जो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर जो हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी थी इसको भी हम प्लस करें तो वो क्या बन रहा है, 100। अब लाजमी नहीं कि हमेशा 100 ही बनेगा, ये डिफरेंट भी बन सकता है, 101 भी बन सकता है, 256 भी बन सकता है, 1000 भी बन सकता है। तो ये कुछ भी बन सकता है, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो सारी टोटल करके यहाँ पे रूट पे बन रही होगी। और आपने साथ में एक और चीज़ भी देखनी है, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 6। तो हमारे पास आपने देखना है कि जो यहाँ पे ट्री के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कितने हैं, वो भी 6 हैं। और सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लीफ नोड्स पे होंगे, कोई भी कैरेक्टर जो है वो पेरेंट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ए भी लीफ पे है, सी भी लीफ पे है, बी भी लीफ पे है, एफ, ई और डी ये भी लीफ नोड्स हैं, कोई भी इनमें से पेरेंट नहीं है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो भी पूरे हैं, 6 कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं। तो जब भी आपने ट्री बना लेना, ट्री बनाने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई कर लेनी। अब हमने देखना है कि हर एक नंबर के लिए अगर हमने वो वेरिएबल नंबर ऑफ जो है ना वो यूज़ की हैं बिट्स, तो ऑन एवरेज हमारे पास जो है ना वो कितनी बिट्स यूज़ हुई हैं। अब अगर सपोज़ कर लेना कि हमारे पास जो ए वाला कैरेक्टर है, ए वाले कैरेक्टर को हमने कितनी बिट्स कितने नंबर ऑफ बिट्स असाइन करवाई हैं, सिर्फ़ 1 बिट असाइन करवाई है। अब अगर ए को सिर्फ 1 बीट असाइन करवाई है तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 45। तो पूरे पैराग्राफ के अंदर ए के लिए हमने अब कितनी बिट्स यूज़ की, 45 बिट्स यूज़ की टोटल। क्योंकि कितनी दफ़ा ए आ रहा है हमारे पास पैराग्राफ में, 45 टाइम्स आ रहा है। लेकिन अगर वहीं इसको हमने 3 जो है ना वो बिट्स असाइन करवाई होती, तो देन हमें वो 3 मल्टीप्लाई बाय 45 करवाना पड़ता, जो कि हमारे पास शायद 135 आता है। तो तब हमें इसके लिए 135 बिट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होती। अगर हम इसको भी जो है वो 3 साइज़ का कोड ही इनिशियलाइज़ करवाते। अब अगर इसको 1 साइज़ का कोड इनिशियलाइज़ करवाया, बी, सी को हमने 3 साइज़ का करवाया, डी को भी 3 साइज़ का, ई और एफ को 4 का, ऑन एवरेज हमें कितने साइज़ का जो है ना वो बिट्स जो है वो यूज़ करनी पड़ी हैं सबके लिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ए के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं? 1 नंबर ऑफ बिट है। और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद बी के लिए हमें हमने कितनी बिट्स यूज़ की हैं, 3 बिट्स यूज़ की हैं। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी की फ्रीक्वेंसी से डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। फिर इसी तरह हम सी के लिए भी क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। 12 क्या था, सी की फ्रीक्वेंसी थी, और 100 क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारी। फिर इसी तरह डी के लिए भी हम यही काम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। 16 क्या था इसकी, डी की हमारे पास जो है ना वो थी, फ्रीक्वेंसी थी। फिर उसके बाद ई और एफ के लिए भी करेंगे। ई के लिए हमारे पास एफ ई की हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 9 और एफ की फ्रीक्वेंसी थी 5, डिवाइडेड बाय सबको हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो आपस में सम करें, तो सम करने पे हमारे पास 2.24 जो है ना वो टोटल हमारे पास बिट्स जो है ना ऑन एवरेज यूज़ हुई हैं। तो टोटल हमारे पास 6 कैरेक्टर्स के लिए बजाय 3 के कितनी बिट्स यूज़ हुई हैं, 2.24 बिट्स यूज़ हुई हैं। तो हफमैन कोडिंग से हम अपनी बिट्स की यूटिलाइजेशन काफ़ी सारी बचा सकते हैं। अब इसमें हमने कितनी एफिशिएंसी से इसको कंप्रेस किया है, हम ये देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 डिजिट्स के लिए, 6 कैरेक्टर्स के लिए जो फिक्स्ड लेंथ कोड है वो हमारा कितना आना था, 3 आना था। लॉग ऑफ एन से हम फाइंड कर सकते हैं, लॉग ऑफ एन बेस 2। तो 6 का अगर हम लॉग ऑफ 6 बेस 2 और इसके ऊपर सीलिंग फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमारे पास जो वेरिएबल लेंथ कितनी आई है, वो 2.24 आई है। अब हम कंप्रेशन देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट जो है ना वो ये कंप्रेस हुआ है। तो हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों का आपस में जो भी आंसर आएगा वो, उसको हम 1 में से माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो यूँ हम जो है ना वो परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज जो है ना वो हमारा कंप्रेस हो गया। 25.3% जो है ना ये कंप्रेस हुआ है। अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। जैसे इसकी वर्किंग थी सेम बिल्कुल वैसा ही इसका एल्गोरिदम है। हम हफमैन कोड को जो है वो कैरेक्टर्स पास करेंगे, एन के अंदर उनकी लेंथ स्टोर हो जाएगी उन कैरेक्टर्स की, q इज इक्वल टू सी आ जाएगा, हम एक उसके लिए क्यू क्रिएट कर देंगे।
और वो जो आपने देखा था जिसके अंदर हमने उसको सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर लिख लिया था। फॉर का लूप लगाएंगे, उसको हम 1 से लेकर n-1 तक लेके जाएंगे। अब उसको n-1 तक क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि लास्ट पे हमारे पास कितने नोड्स बचेंगे? 2। उन दोनों को प्लस करके आपस में जब एक बनेगा तो वो हमारे पास फाइनल ट्री आ जाएगा। उसको आगे हमने मजीद किसी से मर्ज नहीं करना। अब जब हम फॉर का लूप जो है जब वो रन होगा तो वो क्या करेगा? एक नया नोड बनाएगा z, जो हम रूट बनाएंगे। z हमारा क्या होगा? रूट होगा। और उसके लेफ्ट पे क्या आ जाएगा हमारे पास? उस क्यू में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो उसके लेफ्ट पे आ जाएगी। और उसके राइट पे हमारे पास क्या आ जाएगा? जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू होगी वो उसके राइट पे आ जाएगी। और z की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? जो इसके लेफ्ट और राइट की फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को आपस में प्लस करके आ जाएगी। जैसे वो हमारे पास 5 और 4 था, तो 5 और 4 प्लस होके हमारे पास क्या आ गए थे? 13। तो हमने जो रूट था उसके अंदर 13 स्टोर करवा दिया था। तो यूं हम जो है ना इसके दो स्मॉलेस्ट नोड्स को प्लस करके उनका रूट कैलकुलेट करते हैं, और रूट कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उस क्यू के अंदर जिसमें से हमने वो मिनिमम एक्सट्रैक्ट किए थे, इस रूट को अगेन उसके अंदर क्या करते हैं? इंसर्ट करवा देते हैं और ये अपनी प्रॉपर जगह के ऊपर चला जाता है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, सारा प्रोसेस हमने कहाँ तक किया था? n-1 तक किया था, और एंड पे हमारे पास क्या होगा? रिमेनिंग एक नोड रह जाएगा लिस्ट के अंदर जो कि हमारा फाइनल रूट रूट होगा उस पूरे ट्री का। उसको हम यहाँ से क्या करेंगे? हम रिटर्न करवा देंगे उस नोड को, जो जो कि रूट होगा। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है कि ये वाला लूप हमारा कितनी दफ़ा चलेगा? 1 से लेकर n-1 यानी n टाइम्स। और हर दफ़ा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगता है? लॉग ऑफ n। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आ जाएगी? n log n आ जाएगी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी? ये हमने एक एक्स्ट्रा क्यू इसके अंदर बनाई है, और उस क्यू के अंदर कितने करैक्टर्स होंगे? जितने हमारे पास करैक्टर्स हम यहाँ पे पास किए यानी n करैक्टर्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ n इसकी जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।